हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम लोगों की अपनी क्लास में सी टेट के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो देखिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग देखिए इन्वायरमेंट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले इसमें निर्देश दिया गया है। ठीक है, ये जो भी हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। निर्देश में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, सबसे उचित, जो सबसे सही है उसी को टिक करना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में बिहार के सापेक्ष, ठीक है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखिए मैपिंग करेंगे कि क्या है। ठीक है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति। पहला है ऑप्शन पूर्व और पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम और पूर्व, और तीसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, और चौथा ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए हमारे सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर, एक सेकेंड। हाँ, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए ये सबसे हम लोग पहले मैप देखते हैं कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और किसको पूछा है, गोवा को। ठीक है, तो देखिए हमारा ये भारत का नक्शा है। इसमें देखिए आप लोगों को पूछा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका बिहार कहाँ पर है। देखिए आपका बिहार यहाँ पर है। ओके, बिहार के सापेक्ष आपसे जम्मू कश्मीर और गोवा पूछा है। तो देखिए जो आपका जम्मू कश्मीर है वो किधर है आपका, तो जम्मू कश्मीर देखिए यहाँ पर है, और गोवा जो है वो आपका यहाँ पर है। तो देखिए आपका अब देखिए इसके सापेक्ष, बिहार के सापेक्ष पूछा है, तो आप इसको 4 भागों में ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर जो हो जाएगा वो आपका उत्तर पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी पूर्व में नहीं, पश्चिम में। ओके, उत्तर पश्चिम में। और जो आपका गोवा है वो किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, समझ में, आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जो बिहार के सापेक्ष, देखिए इधर उत्तर, इधर देखिए आपका जो ये वाला है ये उत्तर हो जाता है, ये आपका दक्षिण हो जाता है, ये आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम। ओके, तो देखिए जो जम्मू कश्मीर है आपका उत्तर पश्चिम में है, और जो गोवा है आपका वो दक्षिण पश्चिम में है। ओके, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइए देखिए उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम किधर दिया है, कौन से ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, आंसर सी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। ठीक है, जो वाष्पीकरण की देखिए जो प्रक्रिया होती है किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। ओके, पहला देखिए है क्या है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। दूसरा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। तीसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। और डी है आपका सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है देखिए वो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। पहला है दिशात्मक कौशल, दूसरा चित्रण कौशल, तीसरा है आपका स्थितीय कौशल, चौथा है ग्राफिक कौशल। तो देखिए जो स्थानों, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष समझने की स्थिति जो होती है, ठीक है, उसको समझने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, तो वो देखिए आपका चित्रण कौशल कहलाती है। ठीक है, इसको चित्रण कौशल बोलते हैं, जो स्थानों, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को जो समझने की क्षमता होती है। चौथा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ANC, ठीक है,
सॉरी एनसीएफ है, एएन नहीं है। ओके, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? एनसीएफ 2005 ने की थी कि एनसीएफ 1988 ने, कि एनसीएफ 2000 ने, कि एनसीएफ 1975 ने? तो देखिए, जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ जो है प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र था, ठीक है, पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाए जाने की सिफारिश थी, वो किसने किया था आपका? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का डी, एनसीएफ 1975 में, ठीक है। एनसीएफ 1975 में ये एकीकृत किया गया है कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई है। ओके, एनसीएफ 1975, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ठीक है, जो भारत में देखिए किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, तो देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और चौथा है आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर जो भारत में स्थानांतरित खेती की जाती है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। ओके, आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना है, सत्य नहीं है पूछा है। ओके, पहला है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है आपका यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है जल विद्युत के कारण, ठीक है। और तीसरा आपका जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। चौथा है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो देखिए आपका छठवां का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो बांध होते हैं वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 का। अगला देखिए आपका सातवां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा जलवाष्प, और चौथा आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या है आपसे कि ग्रीन हाउस गैस, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस आपकी तीनों है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका आठवां कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? पहला है ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। दूसरा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तीसरा है आपका ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कि कम होती है। चौथा है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, तो वो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए वो प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो देखिए यहाँ पर जो ताजमहल है उसके पीला होने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है ताजमहल के पीले होने के लिए, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि प्रदूषण के कारण ताजमहल पीला होने लगा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? ठीक है, गोलकोंडा किला, इससे देखिए क्वेश्चन पेपर में जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन गोलकोंडा से जरूर पूछता है, ठीक है। तो देखिए गोलकोंडा जो किला है उसका निर्माण किसने करा था? चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने, पल्लव राजवंश ने। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? ये आपके बनवाए थे काकतीय राजवंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है, प्रति मिली घनत्व और 3 ml आयतन, मतलब यानी कि मिली
आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए जो 15 ग्राम प्रति मिली घनत्व होता है, ठीक है? और जो 3 मिली आयतन वाले वस्तु होते हैं, उसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? उसका द्रव्यमान आपका 45 ग्राम होगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला है द्रव्यमान, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है संवेग, चौथा है भार। तो देखिए जो आपकी अदिश राशि होती है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, ठीक है, क्या कहलाती है? तो देखिए एक ऐसी वस्तु है जिसमें से कोई भी प्रकाश की किरण गुजर नहीं सकती, वो क्या कहलाती है? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। तो देखिए आपका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पारभासी होती है, ठीक है। देखिए जो प्रकाश की किरण होती है उसमें से कोई भी वस्तु जो होती है वो गुजर नहीं सकती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि पृथ्वी की सतह पर किस वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है, ठीक है। तो 14 का आपका देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 N, ओके, इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए क्या है सॉरी, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विलेय का विघटन दर खाली स्थान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी है सतह क्षेत्र, ऑप्शन 4 है आपका भार। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि जो एक विलय का विघटन दर होता है सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा तीसरा सी। अगला देखिए आपका क्या है कि देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए, ठीक है, देखिए सुषमा एक टीचर है प्राइमरी लेवल की, ठीक है। सुषमा चाहती है कि छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने से सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजन करना, ये तो देखिए नहीं होगा, बहस से कोई संवेदनशील नहीं होता है। समूह चर्चा, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। पोस्टर बनाना, ये भी नहीं। चौथा है आपका बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ये देखिए आपका राइट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों में संवेदनशील बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, अच्छा इसका 2 ही आंसर है ऑप्शन, अच्छा इसका और ऑप्शन नीचे है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देख करके फिर ऑप्शन देख लेंगे। देखिए अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है। एक देखिए फिर से हम क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं कि अभय है जो अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहता है और उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, ठीक है। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, ओके। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं होगा? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला क्या है? इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ये भी देखिए सही है आपका और ये भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ओके। और देखिए आपका तीसरा आंसर क्या है ऑप्शन इसका? तीसरा, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, ये भी सही है बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो गलत पूछा था। और ये हो जाएगा इसने समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे, यही आपका सही हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखिए आपका क्वेश्चन देखा तो सबसे विकल्प प्रासंगिक नहीं है, ठीक है, तो प्रासंगिक
यही वाला विकल्प आपका नहीं है। तो आपका 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखिए सीटेट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधन का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कोण कौन सा होगा या कौन सा है? ठीक है, पहला संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, दूसरा अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि बच्चे ने खोज की है, ठीक है, स्वयं से उन्होंने किया है सब कुछ, इसलिए अन्वेषण जिस ऑप्शन में देखिए अन्वेषण का आ जाएगा वो आपका राइट क्वेश्चन होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा सीटेट में। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। ये नहीं होगा आपका। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, ये भी गलत होगा। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर, देखिए हमने आपसे बताया था कि जहाँ पे अवसर हो जाएगा अन्वेषण हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आपके पॉजिटिव वर्ड है, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा देख लीजिए, जो लास्ट ऑप्शन है आपका, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान के बिना आलोचना को स्वीकार कर सकता है, ये गलत है आपका। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारा, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है। दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। चौथा है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, क्योंकि इसमें देखिए पूछा क्या है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, जब वो पाठ्य पुस्तक से बाहर जाएगा तभी तो वो अधिगम को विद्यालय से बाहर जोड़ने का काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं आगे देखिए एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? क्या सोचते हैं पूछा है ना। तो देखिए परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तीसरा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। चौथा परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका 21 का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या फिर गतिविधियां हैं? ठीक है, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर ईवीएस की कक्षा में पूछा है ना। ठीक है, ईवीएस की कक्षा में देखिए चित्र पढ़ना भी होता है, फील्ड भ्रमण भी होता है, श्यामपट्ट का उपयोग यानी कि उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। तो इसका देखिए
राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए, विषयगत भी होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी 1 से 5 तक की पूरी बुक ईवीएस के पढ़ लीजिए, ईवीएस का सारा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। ओके, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों, ठीक है, सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। इसका ऑप्शन देखिए, पहला क्या है कि यह एक अवैध कार्य है। दूसरा है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। तीसरा है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। और अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन देखिए क्या है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। ये तो देखिए गलत है, क्योंकि इसमें ये पूछा ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन्हीं पहला दूसरा तीसरा में से कोई एक सही होगा आपका। यह एक अवैध कार्य है, ये गलत होगा। सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें दिखाए, बच्चों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय में मिड डे मील, देखिए ये मिड डे मील योजना चलाई गई थी 1992 में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रासंगिक यानी कि सही पूछा है आपसे ऑप्शन। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है ईवीएस, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। देखिए हमने यहाँ बोला था कि अवसर जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव आपका पॉइंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या इससे भी बेहतर है इस ऑप्शन में। तो तीसरा आपका देखिए, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ये गलत है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ये गलत है। ये भी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 25 का आपका राइट ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का वजन, कम वजन, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो इसका देखिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में अध्याय हैं उसकी संख्या कम। ठीक है, यही बताता है बोझ के बिना सीखना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन भी देखिए है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पहला है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों साथ भी सीख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। बिल्कुल नहीं, इनको अलग अलग क्यों करेंगे भाई हम? अगर अलग अलग कर देंगे तो फिर लैंगिक विभेद हो जाएगा इसमें। ठीक है, तीसरा है देखिए क्वेश्चन के सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। देखिए यहाँ पर भाग लेना, सक्रिय रूप से भाग लेना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। और आपका देखिए चौथा ऑप्शन है छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ये नहीं होगा आपका। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बाला, क्या है? BALA, बाला का पूरा रूप क्या है? तो देखिए बाला का पूरा रूप होता है आपका बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका? क्या दिया है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, ये नहीं होगा आपका।
ठीक है। दूसरा, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, ये भी नहीं। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, देखिए यही आपका होगा। ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, ये नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बाला का फुल फॉर्म क्या होता है? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? क्या पूछा है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है आपका विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, ये नहीं होगा। आगे देखिए, नीचे देखते हैं, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ये भी गलत है। वर्तमान में मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, ये भी गलत है। तो जाहिर सी बात है तीनों गलत निकल गए, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्या है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। ओके, तो 29 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए क्या है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक खाली स्थान है। देखिए कमजोर हैं किसके तुलना में? महिलाएं पुरुषों की तुलना में। मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास। तो देखिए ये मिथक होगा आपका। ठीक है, कमजोर है, यह एक मिथक है। ठीक है, बाकी वो किसी भी तुलना में पुरुषों से कमजोर नहीं होती हैं। ओके, तो देखिए अभी तक जो लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। लर्न विथ अल्पना। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।